हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का डिस्कशन करने वाले हैं। और इस चैप्टर से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। 5 नंबर में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 नंबर में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर का। सबसे पहले अगर बात कर लो तो रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग, जिसको आप दर भी बोलेगो, या फिर तत्क्षणिक दर या वेग क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, और दर को आप क्या बोल सकते हो, वेग, और उसी अभिक्रिया का तत्क्षणिक दर या वेग को किसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया होने में कुछ टाइम लगता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को होने में कुछ समय लगता है, और समय के साथ उसकी सांद्रता में परिवर्तन होती है। या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए या तो फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए। तो अगर दर की अगर बात करो तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता, दोनों की सांद्रताओं में समय के साथ अगर परिवर्तन होगा तो उसी को आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। अगर मान लो कोई आपके पास अभिकारक है तो उस अभिकारक से आपको उत्पाद बनाना है, तो उत्पाद बनाने के लिए पहले केमिकल रिएक्शन शुरू होना होगा। अब केमिकल रिएक्शन जब शुरू करोगे तो जब केमिकल रिएक्शन शुरू होगा तो शुरू होने के बाद कुछ टाइम लगेगा, और समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा उस अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ते जाएगी। और समय के साथ एक ऐसा टाइम आएगा कि जिस टाइम पर अभिकारक की पूरी सांद्रता खत्म हो चुकेगी और उत्पाद की पूरी सांद्रता बन चुकेगी। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी को आप क्या बोलोगे, दर। देखो, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता को समय के साथ परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत दर या फिर वेग कहेंगे। अगर मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन, तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर होगा सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन। अब ये सांद्रता किसकी हो सकती है, अभिकारक की भी होगी और उत्पाद की भी होगी। सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय अंतराल के साथ। किसके साथ, समय अंतराल के साथ। तो ये दर का फॉर्मूला होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया की दर या तो फिर अभिक्रिया का वेग, औसत दर या वेग। अब यहां से बात कर लो कि मान लो कोई आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है। ये अगर R से P बन रहा है, ये है आपके पास अभिकारक और ये है उत्पाद। तो R से P बनेगा तो R, ये रिएक्टेंट के पास अगर कुछ मोल होंगे तो अभिक्रिया जब शुरू हो चुकेगी तो रिएक्टेंट के पास की जो मोल की सांद्रता होगी, प्रोडक्ट बनने के बाद इसकी सांद्रता घटती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो यहां से अगर बात कर लो तो रेट आप कैसे लिख सकते हो, इसका रेट आप लिख सकते हो माइनस dr बटे dt इक्वल टू प्लस dp बटे dt। यानी R की जो सांद्रता होगी माइनस और उत्पाद की जो सांद्रता होगी P की सांद्रता वो प्लस, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो माइनस होगा, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो प्लस होगा। जिस अभिक्रिया में जिस घटक की सांद्रता घटेगी वो माइनस और जिस घटक की सांद्रता बढ़ेगी वो प्लस। तो dr माइनस dr अपॉन dt और ये प्रोडक्ट जो होंगे प्लस dp अपॉन dt। रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता यानी प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। इसी को आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया का औसत दर या वेग। अब यहां से डिस्कस कर लो बाकी तात्क्षणिक दर या वेग क्या होता है। तात्क्षणिक मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत। तात्क्षणिक दर या वेग किसको आप कहोगे, तो तात्क्षणिक दर या वेग होता है जब अभिक्रिया आप करवा रहे हो, यानी किसी अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया जब हो रही है तो उस अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय t पर, मान लो कोई फिक्स टाइम दे दिया गया आपको कि t समय पर अभिक्रिया की दर को तात्क्षणिक दर कहलाएंगे। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन में अब उस रिएक्शन को खत्म होने में 10 सेकंड लगेगा। तो उस रिएक्शन को तीव्र कराना है, तेजी से अभिक्रिया करवाना है। एक निश्चित समय, मान लो कि रिएक्शन 10 मिनट में खत्म होना है, उसको 8 मिनट में खत्म करना है।
तो 8 मिनट में खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, उसके रिएक्शन के रेट को तेज करोगे, तीव्र करोगे ना। तो जब उस रिएक्शन की रेट तीव्र होगी तो उसी को आप क्या बोलोगे, तात्क्षणिक दर। देखो, अभिक्रिया के दौरान जब अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय टी पर अभिक्रिया जब हो रही है, अगर आपको कोई फिक्स टाइम दे दिया गया कि इसी टाइम पे अभिक्रिया को संपन्न करवाना है तो उसी को बोलेंगे निश्चित समय। किसी निश्चित समय टी पर अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर कहलाती। अगर मान लो कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया को 10 मिनट होने में 10 मिनट का टाइम लगा कि 10 मिनट में खत्म होना है, तो अगर आपको एक निश्चित समय दे दिया जाए कि इस अभिक्रिया को 8 मिनट में खत्म कर दो, तो उसी दर को क्या बोलोगे, जब 8 मिनट में खत्म करना है तो उसके रेट को बढ़ाना होगा। जब रेट को बढ़ाओगे तो उसी रेट को आप क्या बोलोगे, तात्क्षणिक दर बोलोगे, तात्क्षणिक रेट बोलोगे। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अभिक्रिया का अर्धायु क्या होता है। तो अभिक्रिया का अर्धायु, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में 10 मिनट लग रहा है, पूरा होने में 10 मिनट लग रहा है, तो उस अभिक्रिया को आधा होने में तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो उसी अभिक्रिया को आधा होने में जो टाइम लगेगा उसी को अर्धायु आप बोलोगे। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसको आधा होने में जो टाइम लगेगा उसी को आप क्या बोलोगे, अर्ध आयु के नाम से जानोगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता, उसकी अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगेगा उसी को आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया का अर्धायु। अगर मान लो कि कोई रिएक्शन है आपके पास, R से जैसे बन रहा है P, ठीक है, टाइम बराबर 0 पर, समय 0 पर R की सांद्रता है 10 मोल और प्रोडक्ट की सांद्रता होगी 0 मोल। टाइम बराबर 0 पर, यानी जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, तो जो R की सांद्रता होगी, अभिकारक की सांद्रता, वो मान लो 10 मोल है आपके पास, तो उत्पाद क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ तो उत्पाद क्या बनेगा, 0। अब मान लो अभिक्रिया शुरू हो चुका, अभिक्रिया शुरू हो चुका 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अभिक्रिया शुरू हो गया। तो जब 1 सेकेंड अभिक्रिया शुरू हो गया तो R के पास बचे 9 मोल, ठीक है, और इसके पास बचे 1 मोल। क्लियर। प्रोडक्ट के कितने बने, 1 मोल। अभिक्रिया शुरू हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हो गया। अब R के पास बचे 8 मोल और बाकी के 2 मोल कहां बन गए, प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। प्रोडक्ट कितने बन गए, उत्पाद बन गए 2 मोल। अब मान लो समय 3 सेकेंड, समय और बढ़ रहा है, ये हो कितना हो गया 7 मोल और ये 3 मोल, ठीक है। इसी तरह 4 सेकेंड पर 6 मोल और ये 4 मोल, ठीक है। इसी तरीके से अगर अभिक्रिया शुरू होती जाएगी, उत्पाद बनते जाएगा, तो जब तक इसकी सांद्रता आधी नहीं हो जाए तब तक उसको अर्धायु नहीं बोलोगे। अगर R की सांद्रता आधी हो गई तब उस समय को आप क्या बोलोगे, अर्ध आयु बोलोगे। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगेगा उसी को आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया का अर्ध आयु। क्लियर है बात है। चलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयु कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर को बढ़ा दो या टेम्परेचर को घटा दो, उसके वेग पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान का, यह आपको परिभाषित करना है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसका वेग भी बढ़ जाता है, उसकी जो रिएक्शन होने की दर है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे अभिक्रिया तेजी से होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ाओगे और तेजी से अभिक्रिया होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे अभिक्रिया उतने ही तेजी से संपन्न होगी। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाने से उसके दर में कितनी परिवर्तन होती है, यही आपका मेन थीम है, इसी को परिभाषित करना है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसका जो रेट है, उसकी जो दर है, अभिक्रिया की दर, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तो उसकी अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। कितनी, 2 से 3 गुना। इस बात को आप नोट करो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं ऐसा,
कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग तीव्रता से बढ़ता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग तीव्रता से बढ़ती है। अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, कितना डिग्री बढ़ाएंगे? 10 डिग्री। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। याद रखना इस बात को हमेशा, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री बढ़ाओगे तो उसका वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगा। 2 से 3 गुना, 10 डिग्री बढ़ाने पर 2 से 3 गुना तक बढ़ेगा। क्लियर है बातें? याद रखना हमेशा, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है इसको बताना है। अभिक्रिया की कोटि से 2 नंबर के सवाल तो आएंगे ही, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा। कोई रिएक्शन दे रखेगा, उसमें कहेगा कि बताओ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, है ना। तो कैसे सोल्व करना है ये देखो। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करना है तो अभिक्रिया की कोटि होती क्या है? अगर मान लो ये रिएक्शन है आपके पास, A प्लस B और A प्लस B के मिलके क्या बन गया? कोई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। A प्लस B मिलके क्या बन रहा है? कोई प्रोडक्ट। अब A का मान लो कि A के पास स्मॉल a मोल है और B के पास स्मॉल b मोल है। ऐसा कुछ मान लो। A के पास कितना है? स्मॉल a मोल और B के पास है स्मॉल b मोल। कितना मोल है इसके पास? ये जो स्मॉल a का जो स्मॉल a है, A का जो स्मॉल a है ये A का गुणांक है और B का जो स्मॉल b है ये B का गुणांक है। स्मॉल a का गुणांक, स्मॉल b का गुणांक। क्लियर? अब ये दोनों मिलकर बनाया प्रोडक्ट, तो आपको निकालना है कोटि। अभिक्रिया की क्या निकालना है? कोटि। तो कोटि बराबर होता है अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक। ये अभिकारक कौन कौन है? A और B। अभिकारक कौन कौन है? A और B। तो अभिकारक है A और कौन है? B। ये दोनों अभिकारक है। क्लियर? अभिकारक, ये उत्पाद, अभिकारक में A और B। अभिकारक जो गुणांक है, ये जो कैपिटल A है इसका गुणांक है स्मॉल a और कैपिटल B का गुणांक है स्मॉल b। तो जो कैपिटल A का गुणांक होगा वही कैपिटल A का घातांक बन जाएगा। कैपिटल B का जो गुणांक होगा वही कैपिटल B का घातांक बन जाएगा। क्लियर हो रही बातें? ध्यान दो। कोई रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B मिलकर बनाया प्रोडक्ट। मान लो कि कैपिटल A का गुणांक स्मॉल a है, कैपिटल B का गुणांक स्मॉल b है। तो रेट बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं A इंटू बी। A कैपिटल A का जो गुणांक होगा स्मॉल a, ये कैपिटल A का घातांक बनेगा। कैपिटल B का जो गुणांक होगा स्मॉल b, ये कैपिटल B का घातांक बनेगा। और इन दोनों घातांकों का योगफल, ये जो A का घातांक स्मॉल a, B का घातांक स्मॉल b, इन्हीं दोनों का योगफल क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि। A प्लस बी, इसकी कोटि क्या कहलाएगी? A प्लस बी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों का कुल योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता, यह है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों का कुल योगफल। अभिकारक की सांद्रता के घातांक कौन कौन? A B। कुल योगफल A प्लस बी, यही योगफल क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि। अगर मान लो कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दे, ये दे दे 2A प्लस बी मिलके बना दिया कोई प्रोडक्ट B। ठीक है, 2A प्लस बी मिलके क्या बना दिया? कोई प्रोडक्ट B। अगर इसमें पूछे कि बताओ कोटि क्या होगा, तो कोटि आप क्या लिख सकते हो? इसका कोटि बराबर K A और B। A का गुणांक 2 तो A का पावर भी 2, B का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 तो B का पावर भी 1। तो कोटि क्या हो जाएगा इसका? इसके कोटि हो जाएंगे, कोटि क्या होंगे? इन दोनों का योगफल 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इसी को आप बोलोगे अभिक्रिया की कोटि। क्लियर है ये सारे क्वेश्चंस? इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल है नोमरिकल टाइप का। अगर क्वेश्चंस पूछेगा, ये सवाल आते हैं नोमरिकल टाइप के, छोटे फॉर्मूले पे आते हैं सवाल, और ये ज्यादा क्वेश्चंस नोमरिकल वाला आता है आपके प्रथम कोटि के अर्धआयु वाले फॉर्मूले पे। तो इसको आप याद रखोगे फॉर्मूले को। क्वेश्चंस है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु काल अगर 10 मिनट है तो अभिक्रिया की दर बताना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु काल 10 मिनट है तो अभिक्रिया की
कोटि बताना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 10 मिनट, तो इसको बोलेंगे टी हाफ। टी हाफ इक्वल टू 10 मिनट। तो क्या निकालना है? दर, यानी दर स्थिरांक यानी के इक्वल टू वाई। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वैल्यू होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्या होता है फॉर्मूला? 0.693 अपॉन के इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को याद रखना। ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो आपको निकालना है दर, यानी के बराबर क्या आपको चाहिए? के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हो जाएगा के इक्वल टू, तो के आपको चाहिए, टी हाफ का वैल्यू मालूम है, तो के का वैल्यू निकालना है, तो बस करना कुछ नहीं है। तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू 10 मिनट, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0693। क्लियर? 0.0693 और मिनट है तो मिनट -1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये फॉर्मूले को याद रखो। प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। ये याद रखो, इस पे सवाल आएंगे, ये बन जाएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में सवाल। अगले सवाल पे आ जाओ। संकीर्ण ऊर्जा क्या है? संकीर्ण ऊर्जा होता है, संकीर्ण ऊर्जा और वेग स्थिरांक की संकीर्ण ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। तो संकीर्ण ऊर्जा की बात करो तो संकीर्ण ऊर्जा एक ऐसी एनर्जी होती है जो अणुओं को अधिक क्रियाशील बनाते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग ले रहे हैं तो उस अणुओं की क्रियाशीलता को क्या करता है? तीव्र करता है। जैसे देखो, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं का जो ऊर्जा आपने उसमें दिया, देहली ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा आपने उसमें दिया, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्रिया करने योग्य बनाने के लिए जो ऊर्जा दिया जाता है उसी को आप क्या बोलोगे? संकीर्ण ऊर्जा बोलोगे। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्रिया करने योग्य बनाने दी जाती है वह संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। और वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध बताना है, तो वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध यानी के बराबर, के को क्या बोलोगे? वेग स्थिरांक। के बराबर होता है a इंटू ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के बराबर a इंटू ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पे ई ए बराबर है एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा, आर बराबर है नियतांक यानी कांस्टेंट, टी इक्वल टू है टेम्परेचर। अब इसमें ग्राफ अगर एक देखना चाहो तो इस तरह से ग्राफ भी आप देखो, इस तरह से ग्राफ भी देखो। क्लियर? अगर यहां से हम ये ले ले अभिकारक और ये ले ले प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता प्लस होती है और प्रोडक्ट की सांद्रता माइनस होती है। अभिकारक की सांद्रता, अब यहां से अभिकारक से प्रतिपल बनाओगे तो ये अभिकारक, अभिकारक तो माइनस में होगा ना, अभिकारक की सांद्रता घटेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो यहां से उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, ये यहां से आएगा और ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो एनर्जी होगी इसको बोलोगे देहली ऊर्जा, और यहां से यहां तक की एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब देहली ऊर्जा। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ बना दोगे, ये आप थ्योरी में लिख दोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। फिर से, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, वह मिनिमम एनर्जी, वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले, जो आपने ऊर्जा दिए हो अभिक्रिया करवाने के लिए, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को जो आपने ऊर्जा दिया है अभिक्रिया करवाने के लिए, उससे कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्रिया करने योग्य बनाने दी जाती है। उसको अभिक्रिया कराने के लिए जो ऊर्जा आप दोगे उसी को आप क्या बोलोगे? संकीर्ण ऊर्जा, यानी अभिक्रिया को सक्रिय कर देता है। संकीर्ण ऊर्जा क्या करता है? अभिक्रिया को एक्टिव कर देता है, इसलिए इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। जो रासायनिक अभिक्रिया को एक्टिव कर दे उसका नाम क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से 5 नंबर के एक सवाल आते हैं जो कि अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजन। तो इस क्वेश्चंस को आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर उस 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। आप इसको जल्दी से कॉपी करो वीडियो पॉज करके।
अगले सवाल पे आ जाओ। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक आपको बताना है, व्यंजक प्राप्त करना है। बिहार बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन, ये अक्सर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर में। एक्सप्लेनेशन आपको करना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो अभिक्रिया की कोटि वही होती है कि अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी जब अभिकारक के सांद्रताओं के घातांक का योगफल 1 के बराबर हो जाए, इकाई के बराबर हो जाए, तब उसको प्रथम कोटि बोलेंगे। द्वितीय कोटि उसको बोलेंगे घातांकों का योगफल 2 के बराबर हो जाए, द्वितीय कोटि बोलेंगे। शून्य कोटि उसको बोलेंगे जब अभिकारक के सांद्रताओं के घातांकों का योगफल 0 के बराबर हो जाए, तो शून्य कोटि बोलेंगे। तो हमको डिस्कस करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक बताना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक होता है कि अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रताओं का घातांकों का योग इकाई के समानुपाती हो। इकाई मतलब 1, इकाई के समानुपाती हो तो वह प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जब अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रताओं का जो घातांक होगा उसका योगफल 1 के बराबर हो जाए, इकाई के बराबर हो जाए, तब उसको आप बोलोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसका व्यंजक देखो क्या होगा। व्यंजक हम यहां से इसका लिखना शुरू करें तो एक अभिकारक हम ले लेंगे और एक उत्पाद ले लेंगे। ये है R से P। क्या है? R से क्या बन रहा है? P। मान लो कि t बराबर 0 समय पर, टाइम बराबर 0 पर R आपके पास A मोल है, तो प्रोडक्ट क्या होंगे? 0। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 0 बनेंगे ना। तो टाइम t पर मान लो अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो R के पास सांद्रता है A मोल और प्रोडक्ट के पास सांद्रता होगी यानी P के पास 0 मोल। अब अभिक्रिया आपने शुरू कर दिया। अभिक्रिया आपने क्या किया? शुरू कर दिया। जब अभिक्रिया शुरू कर दिया टी टाइम पर, तो टी टाइम पर अभिक्रिया आपने शुरू किया तो अभिकारक की कुछ सांद्रता घटेगी और उत्पाद की कुछ सांद्रता बनेगी। मान लो कि यहां से x मोल निकल रहा है, अभिकारक से कितना निकल रहा है? x टूट के बाहर जा रहा है, तो इसके पास कितने बच रहे हैं? a माइनस एक्स। तो x जो टूट के बाहर जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? उत्पाद में p में जा रहे हैं। तो t टाइम पर r के पास बचे a माइनस एक्स और उत्पाद में क्या बन गए? x बन गए। अब यहां से आप बात कर लो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है माइनस डी आर, क्या कर लो? माइनस डी आर अपॉन डी टी समानुपाती किसके समानुपाती? ये ए के समानुपाती, आर के समानुपाती। क्लियर है? माइनस डी आर अपॉन डी टी समानुपाती आर का। तो इस समानुपाती को हटाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा जिसको आप क्या बोलोगे? के इंटू आर। ठीक, के इंटू आर। अब यहां से बात कर लो तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये माइनस डी आर माइनस डी आर की सांद्रता कितनी है? आर है ए माइनस एक्स। आर क्या है? ए माइनस एक्स। क्लियर? इसको ऐसे करना माइनस डी आर अपॉन आर को इधर ले आओ इक्वल टू के डी टी को इस तरफ ले चलो डी टी। ठीक है, माइनस को हटा के माइनस इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। क्लियर है? डी आर बटे आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब यहां से आप क्या कर लो, यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, क्या करने पर? इंटीग्रेशन करने पर दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा दो। तो इंटीग्रेशन लगा दो डी आर अपॉन आर इक्वल टू, इंटीग्रेशन में माइनस वाला तो बाहर आ जाएगा, माइनस के इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस डी आर अपॉन आर को, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके बन जाएंगे डी आर अपॉन आर क्या बन जाते हैं? एल एन, यानी लॉग के रिस्पेक्ट में एल एन के रिस्पेक्ट में एल एन आर। डिफरेंशिएट को जब इंटीग्रेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आएगा एल एन आर, और ये जो वैल्यू होगी ये आर कहां से कहां तक? ए से ए माइनस एक्स, ए से ए माइनस एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट होता है, के का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू बाहर आ जाएगा, और dt को इंटीग्रेट करोगे तो टाइम कहां से कहां तक? टाइम हो गया 0 से t तक, 0 से t तक। क्लियर है? अब r की वैल्यू एक बार a रखोगे फिर a माइनस एक्स रखोगे, तो ये रख दो ln a माइनस ln a माइनस एक्स। क्लियर?
माइनस के, टी का वैल्यू एक बार टी एक बार जीरो, तो के टी माइनस जीरो। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होगा लॉग ए बटा बी। तो ये हो जाएगा ln ए बटा ए माइनस एक्स, ln ए बटा ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी माइनस जीरो इक्वल टू टी। क्लियर है बात है। अब यहां से बात कर लो ln ए बटा ए माइनस एक्स की अगर बात कर लो, तो लॉग को जब आप लॉग को जब इसमें ब्रेक करोगे, ln को जब लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आपके आएंगे, क्या वैल्यू आएंगे, ln को जब लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएंगे 2.303। ये देखो ln बराबर 2.303 लॉग टू द बेस 10, ये होता है फॉर्मूला, ln इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। अब यहां से ln को आप क्या लिख दो, 2.303 लॉग ए बटा ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, यहां से के बराबर क्या निकल जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ए बटा ए माइनस एक्स। ये आपके निकल गए प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। क्लियर है, ये आपके क्या निकल गए, 2.303 अपॉन टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। ये आप एक्सप्लेनेशन कर लो, 5 नंबर इसमें पूरे मिलेंगे। इसका छोटा से ग्राफ आएगा, ग्राफ को आप देख लो, ग्राफ किसके किसके बीच में बनेंगे, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ग्राफ भी बनाना होगा, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ग्राफ इसमें बन जाएगा ए माइनस एक्स और के बीच में, इसमें किसमें बनेगा, ए बटा ए माइनस एक्स और के बीच में। ये यहां से ग्राफ अगर बनाना चाहो, ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, के के बीच में बनेगा और लॉग ए बटा ए माइनस एक्स के बीच में बनाना है। लॉग ए बटा ए माइनस एक्स और के बीच में बनाना था। के और ये एक दूसरे का समानुपाती है, एक दूसरे का समानुपाती है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये तो आपको पूरे 5 नंबर के लिए हो गए। अब इसी में आ जाएगा कि प्रथम कोटि का अर्धायु आपको बताना है। क्या बताना है, यहां से दूसरा सवाल, प्रथम कोटि का अर्धायु, प्रथम कोटि का अर्धायु आपको बताना है। देखो अर्धायु क्या होता है, अर्धायु होता है कि जब अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगेगा उसी को आप अर्धायु बोलोगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता को आधा होना है तो वही आधा होने में जो टाइम लगेगा उसको आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया का अर्धायु। अब अभिकारक की सांद्रता कितनी थी शुरुआत में, ए, बाद में प्रोडक्ट कितनी बन गई, एक्स, तो एक्स को आधा होना है। अभिकारक या अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, ए। जब ये अभिक्रिया शुरू हो गया तो अभिक्रिया कुछ समय पर जब शुरू हो गया, टी टाइम पर एक्स बन गया, प्रोडक्ट टी टाइम पर क्या बना, एक्स बना। तो वही टी टाइम पर जो एक्स बना उसी एक्स को आधा होना है, तो आधा होने में जो टाइम लगेगा उसी को अर्धायु आप बोलोगे। यहां पे मान लो कि जो एक्स बराबर है, एक्स बराबर है ए बटा टू, जो एक्स बने हैं शुरुआत में ए थे, शुरुआत में क्या थे, ए, और ये आधा हो गया था ए बटा टू, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, ए बटा टू। अब एक्स बराबर ए बटा टू और टाइम बराबर टी हाफ। ठीक है, टाइम बराबर क्या लेना है, टी हाफ। तो यहां से प्रथम कोटि से आपको क्या निकला, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। क्लियर है, यहां से एक्स में वैल्यू क्या रखोगे, ए बटा टू, तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए बटा ए माइनस ए बाई टू। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी को टी हाफ लेना है इंटू लॉग, यहां से जब इसका एलसीएम निकालोगे 2a माइनस ए और 2 ऊपर, 2a माइनस ए और 2 ऊपर, तो ये बचेगा log 2। जब इसको जब कैलकुलेशन करोगे इतना जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बचेगा, वैल्यू log 2। ऐसे देखो a माइनस ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस ए, यानी a बटा 2 ऊपर a कैंसिल, बचेगा log 2। log 2 का वैल्यू होता है
log 2 इक्वल टू 0.301, क्या होता है वैल्यू 0.301। यहाँ से निकलेगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.301। तो k इक्वल टू क्या निकल जाएगा प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए k बराबर होंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा एग्जामिनेशंस में अगर बोर्ड में सवाल आए तो। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस ये आते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु क्या होता है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ, ये आपको टिक करना होगा ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चंस में। अगर नॉमरिकल इस पे आए 2 नंबर के, तो नॉमरिकल्स भी आते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखेगा तो टी हाफ निकालना होगा, या तो सवाल ये आएगा कि अर्धायु दे रखेगी, आपको वेग स्थिरांक यानी दर निकालना होगा, तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और साथ में अगर 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन आ गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु का व्याख्या करो या व्यंजक लिखो, तो आप इतना लिख सकते हो। ये क्वेश्चंस 5 नंबर में आ गए, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है इसका व्यंजक प्राप्त करो, तो ये व्यंजक आप बना सकते हो। क्लियर है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 4 के रासायनिक बल गतिकी के। तो ये सारे क्वेश्चंस की तैयारी आप अच्छे से करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।